मैं हूं पवन सर और अपने इस YouTube चैनल मैथमेटिक्स CGV पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि NAS एग्ज़ाम सब काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, जो कि 12 नवंबर को है और इसकी प्रिपरेशन सभी बच्चे अपना कर रहे हैं। और इसको प्रिपरेशन को मैं कंप्लीट कराने के लिए, मैथ्स और साइंस का प्रिपरेशन कंप्लीट कराने के लिए मैं 10th के आपको साइंस और मैथ्स के वीडियो बना रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप साइंस और मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। अभी तक मैंने मैथ्स के 2 वीडियो बना चुके हैं और आज मैं साइंस 2 का वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यानी कि साइंस 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आने वाला हूँ क्लास 10th का। तो इसलिए आपको अगर साइंस की प्रिपरेशन करना है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और लास्ट तक देखना चाहिए, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को पूर्ण कर सके। ओके, तो आज हम लोग 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं और वो 20 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उन क्वेश्चनों का आंसर्स हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और फटाफट उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो जाने से आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आपको इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन में ऑल के बटन प्रेस कर लेना है और अगर वीडियो जब अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं साइंस 2 का कौन सा है। तो पहला प्रश्न है, डीएनए के धागों पे पाई जाने वाली जानकारी आरएनए के धागों पर भेजने की क्रिया को प्रतिलेखन कहते हैं। यह आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। जब डीएनए के धागे पर या डीएनए के ऊपर जो सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं का उल्टा क्रम लेकर के कौन जाता है, एमआरएनए के धागों पे भेजा जाता है। तो इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, आपको प्रतिलेखन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिलेखन। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूणों में काफ़ी समानताएं दिखाई देती है। यह हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, वहाँ पर आपको ये किसका प्रमाण है, तो आप देखेंगे बाह्य रूप की नहीं, बाहर से आपको देखने से नहीं पता चलता। शरीर विज्ञान ये भी नहीं हो सकता, जीवाश्म विज्ञान भी नहीं हो सकता है, भ्रूण विज्ञान ये आपका क्या है, राइट आंसर है। क्योंकि आप देखेंगे तो सभी लगभग जो सजीव होते हैं उनका जो प्रारंभिक अवस्था होता है भ्रूण की, वह लगभग समान होती है। उनके भ्रूण में काफ़ी समानता देखने को मिलती है प्रारंभिक अवस्था में। तो ये हमने प्रमाण कहाँ से प्राप्त किया है, भ्रूण विज्ञान का प्रमाण है। ओके, तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। डैश मानव शरीर के अवशेषांग है। तो आप अवशेषांग आपको याद होने चाहिए। मानव शरीर में कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे अक्कल दांत हो गए, शरीर के बाल हो गए, कान की स्नायु हो गई, इस तरह के जो हैं, तो आपको ये सभी क्या होते हैं, अवशेषांग होते हैं। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, इसलिए इसमें लास्ट वाला ऑप्शन सही है, इनमें से सभी, यानी कि सभी ऑप्शन यहाँ जो दिए गए हैं वो सभी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों में पाए जाने वाला प्रोटीन। यह बच्चों आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको चार्ट दिया गया है, कौन सी आपको कौन सा प्रोटीन कहाँ किस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है वो क्या है, ऑसिन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। NADH2 के संश्लेषण के लिए, यानी कि NADH2 के निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो विटामिन B3 की आवश्यकता होती है। तो पांचवा क्वेश्चन है, NADH2 के संश्लेषण के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग टिक हो गया है, आपको इसको सुधारना है। तो ये विटामिन B3 आएगा आपको आंसर, रॉन्ग आंसर है। विटामिन B3 का उपयोग क्या किया जाता है, इसके लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन। डैश कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। तो यहाँ देखिए आपको बताया गया था समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में और मूल कोशिका में, इन दोनों में आपको समसूत्री विभाजन होता है। और जो जनन कोशिका होती है, प्रजनन कोशिकाएं होती हैं, उनमें आपको अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पे हमारा A और B दोनों ऑप्शन सही है, यानी डी आंसर आपका क्या है, यहाँ पे राइट होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। केंद्रक विभाजन का प्रथम चरण आप जानते हैं पूर्वावस्था होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहली अवस्था पूर्वावस्था होती है, फिर मध्यावस्था, फिर पश्चावस्था और अंत्यावस्था, इस तरह से आपको अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था जो होती है वह पूर्वावस्था होती है। आगे चलते हैं। यह समसूत्री विभाजन का चरण नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो दिए गए हैं नाम, इनमें से कोई एक तो ऐसा है जो समसूत्री विभाजन में नहीं आता है, तो वह है द्विपट। ये आपको अर्धसूत्री विभाजन का चरण है। वसा से हमें डैश ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको 9 किलो कैलोरी ग्राम प्रति ग्राम, याद रखना किलो कैलोरी आपको लगाना है। कई जगह पे सिर्फ कैलोरी लिखा जाएगा तो रॉन्ग आंसर होगा। 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम आपको क्या होती है, वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्बो से हमें 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम प्राप्त हो सकती है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मानव में गुणसूत्रों की जोड़ी पूछा है बच्चों। जोड़ी याद रखिए 23 जोड़ी होती है। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अगर जोड़ी की बात किया जाए तो मानव में 23 जोड़ियाँ गुणसूत्रों की होती है।
अलैंगिक प्रजनन की डैश पद्धति बहुकोशिकीय सजीवों में नहीं पाया जाता है। तो आप जानते हैं जो सबसे पहला पद्धति होता है द्विविभाजन पद्धति, वह सिर्फ आपको एक कोशिकीय प्राणियों में पाया जाता है, बाकी सभी जो आपको हैं वो बहुकोशिकीय प्राणियों में पाया जाता है। तो यहाँ खंडीभवन भी बहुकोशिकीय है, मुकुलन भी बहुकोशिकीय है, पुनर्जनन भी बहुकोशिकीय है। सिर्फ द्विविभाजन जो ऐसी अलैंगिक प्रजनन पद्धति है जो एक कोशिकीय सजीवों में पाई जाती है। तो हमारा आंसर द्विविभाजन होगा। असंगत शब्द पहचानो। वर्तिका, परागकोश, वर्तिकाग्र, अंडाशय। तो ये आपको वर्तिकाग्र, अंडाशय या आपको क्या है स्त्री केसर के भाग हैं, इसलिए ये 3 ऑप्शन सही है। और परागकोश उसका क्या है आपको पुरुष युग्म क्या है पुरुष युग्मक है, इसलिए आपको वहाँ पे आपको ये परागकोश असंगत शब्द रहेगा। 13वां जन्म के समय स्त्री के अंडाशय में डैश इतनी बड़ी संख्या में अंडकोशिकाएं होती हैं, तो 2 से 4 10 लाख, इस तरह से आपको मतलब 20 से 40 लाख के बीच में आपको अंडकोशिकाएं होती हैं जन्म के समय स्त्रियों में। तो इस तरह से आपको ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे राइट होगा। यदि किसी स्त्री में गर्भाशय आरोपण नहीं होता है तो डैश आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो स्थानपन्न मातृत्व के माध्यम से क्या कह सकता है, यानी कि जिसे सैरोगेट्स मदर कहते हैं, उसके माध्यम से, यानी इसमें माता दूसरी होती है और उसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, वह माता अपने गर्भ में उस शिशु का क्या करती है, पालन करती है। क्योंकि कई माताएं ऐसी होती हैं जिनका गर्भ काफ़ी कमज़ोर होता है, तो वह गर्भाशय धारण नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे समय आजकल आधुनिक पद्धति आ गई है स्थानपन्न मातृत्व, यानी कि दूसरी माँ के गोद गर्भाशय में क्या किया जाता है, बच्चे का पालन पोषण किया जाता है। भ्रूण का प्रत्यारोपण डैश में होता है, तो जाहिर सी बात है भ्रूण का प्रत्यारोपण गर्भाशय में होता है। मनुष्य में शुक्राणुओं का उत्पादन विषण करता है, ये भी आपको याद होगा। विषण का कार्य होता है कि शुक्राणुओं का उत्पादन करना। गर्भवती माँ अपने भ्रूण को माध्यम से पोषण प्रदान करती है। तो आपने एक देखा होगा नली टाइप होती है जिसे बोलते हैं अप्रा, और उस अप्रा के माध्यम से क्या होता है आपको प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, बच्चा पोषण प्राप्त करता रहता है गर्भ में। परागकोश के कोष्ठकों में डैश विभाजन द्वारा परागकण तैयार होता है। तो जाहिर सी बात है अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से आपको क्या होता है, परागकण तैयार होते हैं। पैरामीशियम में डैश अलैंगिक प्रजनन पद्धति देखी जाती है। तो पैरामीशियम में आपको क्षैतिज द्विविभाजन, क्योंकि द्विविभाजन में आपको क्षैतिज भी होता है, ऊर्ध्वाधर भी होता है और सरल भी होता है। तो इसमें आपको पैरामीशियम में क्या होता है, क्षैतिज विधि से क्या किया जाता है, आपको प्रजनन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, डैश अजैविक घटकों का एक कार्बनिक यौगिक है। जाहिर सी बात है यहाँ पे लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन जो दिया है ये सब क्या है, तत्व हैं, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो यहाँ पे प्रोटीन ही एक ऐसा है जो अजैविक घटकों के माध्यम से कार्बनिक यौगिक में रूपांतरित हो जाता है। तो इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुए, कंप्लीट हुए। इस तरह से और भी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी तैयारी पूर्ण रूप से हो सके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।